नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के घटक दलों ने नेता शामिल हुए थे और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी दलों ने समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ताकत का इतिहास भी गिनाया और कहा कि वो न हारे थे और न हारेंगे। स्वागत है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। चुनावी नतीजों के 3 दिनों के अंदर जब तमाम मंथन मुलाकातों के बाद एनडीए का कुनबा जुटा तो चंद मिनटों में प्रस्ताव, अनुमोदन, समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की तैयारी शुरू हो गई। एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने सरकार गठन का प्रस्ताव पेश किया। पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूरा एनडीए जुटा तो मंच पर बीजेपी के अलावा 9 दलों के अध्यक्ष मौजूद थे। एनडीए के 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम संसद के हॉल में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पहले संविधान को नमन किया और फिर उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। राजनाथ सिंह ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा तो एक सुर में सबने अनुमोदन का समर्थन किया। प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। सभी घटक दलों की ओर से समर्थन की ताकत पाकर नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया और पूरे भाषण में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। एनडीए के सामर्थ्य, विश्वास और विरासत की तारीफों के पुल बांधते रहे। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। नरेंद्र मोदी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर हुंकार भरी कि ना वो हारे हैं और ना वो हारेंगे। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। एक और शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राजकोट में गेम जोन अग्निकांड की जांच को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस के नेता 3 दिन के लिए अनशन पर बैठे हैं और सरकार की कार्रवाई को लेकर जांच अधिकारियों तक पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। पच्चीस मई को राजकोट में वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कई माताओं की गोद सूनी कर दी। किसी का भाई छिन गया तो किसी के घर का चिराग आग की लपटों में बुझ गया। राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस भीषण अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में आई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया।
लेकिन कांग्रेस नेता सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। अब तक की कार्रवाई को सिर्फ दिखावा बता रहे हैं। दुखद घटना हुई कि कभी कोई सिटी में नहीं होना चाहिए, उसके परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए। 27 लोगों की 28 लोगों की बात सरकार कर रही है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा मृत्यु पामे हैं। अब मीडिया को भी पता है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ छुपा रही है, और जो गलती हुई है उसको छुपाने के लिए उसी टाइम फटाफट जो आईपीएस अधिकारियों की बदली की, आईएएस ऑफिसर की ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हम कुछ कर रहे हैं। हकीकत में उस टाइम भी उसने जो किया था वो गलत किया था। विधि चौधरी ज्वाइंट कमिश्नर, जिसकी कहीं जिम्मेदारी नहीं आती, उसको भी यहाँ से ट्रांसफर कर दी। तो सरकार पहले से ही कुछ गलत कर रही थी। यही वजह है कि राजकोट में कांग्रेस के नेता 3 दिन के उपवास पर बैठ गए हैं। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी तो एसआईटी के अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और नई एसआईटी के गठन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता पीड़ित परिवारों को मिले मुआवजे पर भी सवाल उठा रहे हैं और 4 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाजपा राजकोट के नेता और यहाँ के उनके चहीते अफसरों ने मिलकर जिस प्रकार से राजकोट के अग्निकांड को अंजाम दिया है, जिसमें मासूम बच्चे और 30 से ज्यादा गुजरात के नागरिकों की मौत हुई, बावजूद उसके जो नॉन करप्ट स्पाइन वाले अफसरों से जांच होनी चाहिए, उसके बजाय जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड जिन्होंने शराब और जुए के अड्डों से लाखों करोड़ों की कमाई की है, उस प्रकार के अफसरों की एसआईटी का गठन किया है, जिससे पीड़ित परिवारों को और हमको न्याय की कोई उम्मीद नहीं। और इसलिए हमारी मांग है कि नॉन करप्ट स्पाइन वाले अफसरों के एसआईटी का गठन हो, 4 लाख के बजाय 1 करोड़ का मुआवजा मिले और 1.5 लाख के अंदर 1.5 साल के भीतर इस केस की ट्रायल पूरी होनी चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर 3 दिन के उपवास पर, अनशन पर हम लोग बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मांगी तो हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। आखिरी दम तक पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे। 3 दिन के उपवास पर बैठ के कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के आरोप और राजनीति के बीच राजकोट अग्निकांड के मामले में एसीबी का एक्शन भी तेज हुआ है। एसीबी ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में राजकोट नगर निगम के डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर भीखाभाई ठेबा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एसीबी को भीखाभाई की आय से 67% ज्यादा संपत्ति मिली है। करीब 80 लाख रुपए जो एसीबी को शक है कि ये संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई है। राजकोटना डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर श्री ભીખાભાઈ જીવાભાઈ ઠેબા નાઓ વિરુદ્ધ એસીબીએ તપાસ ચાલુ કરેલી, તેમાં તેઓની અપ્રમાણસર મિલકત અંગેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી। આ તપાસમાં તારીખ 1/4/2012 થી 31/3/2024 સુધીના સમયગાળો નક્કી કરી राजकोट में हुए टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के बाद सूरत महानगर पालिका ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। फायर सेफ्टी को लेकर सूरत शहर की कई टेक्सटाइल मार्केट्स को सील कर दिया गया है और इसी के विरोध में कपड़ा कारोबारी और वहां काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन भी किया है। ये तस्वीरें सूरत के टेक्सटाइल मार्केट इलाके की है। सैकड़ों कपड़ा कारोबारी सड़कों पर है। सूरत प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। दरअसल सूरत प्रशासन ने बीयूसी और फायर सेफ्टी को लेकर कई टेक्सटाइल मार्केट सील कर दिए हैं। सीलिंग की वजह से दशकों से चल रही इनकी दुकानें बंद हो गई है और कारोबार ठप हो गया है। सीलिंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कपड़ा कारोबारियों का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से 14 से ज्यादा मार्केट बंद है, जिससे एक झटके में 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं और मार्केट कब खुलेंगे ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कपड़ा कारोबारियों के सामने विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कारोबारी सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मार्केट खुले ताकि इनका कारोबार पहले की तरह चलता रहे। विरोध इस चीज का है कि आज 10 दिन से मार्केट बंद है और 10 दिन में मार्केट चालू होने की तो छोड़िए, यहाँ पे वो भी बताया नहीं जा रहा है कि आपके मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों
कब खोले जाएंगे। तो हमको प्रशासन से ये तो गाइडलाइन दी जाए एटलीस्ट मार्केट कब खुलेगा। हाँ, मार्केट खुलेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। और अंदर का जो काम है वो बिल्डर के गैरकायदे सर हुआ है कि भाई कोई काम नहीं हुआ है, कोई बीयूसी या नहीं लिए उन्हें, तो बिल्डर की भूल है, उसमें हमारे व्यापारी की क्या भूल है। कपड़ा कारोबारियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने कपड़ा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन रोकने और जाम खुलवाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कपड़ा कारोबारियों को खदेड़ दिया। सूरत एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर अचानक की गई सीलिंग ने कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पशुपालक अपने घर के दरवाजे पर ही दूध बेच पाएं, इसके लिए एक खास वैन तैयार की गई है, जिसके जरिए पशुपालकों के दरवाजे पर ही दूध के कलेक्शन को किया जाएगा। इस वैन में दूध की जांच से लेकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का भी इंतजाम है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वैन को आणंद से लद्दाख के लिए रवाना किया गया। पशुपालकों के लिए बड़ी सौगात, अब घर के दरवाजे पर ही बेच सकेंगे दूध। मिल्क कलेक्शन के लिए खास वैन तैयार। ये कोई सामान्य वैन नहीं है, बल्कि ये है मोबाइल मिल्क कलेक्शन और कूलिंग सिस्टम प्रोटोटाइप वैन। इस वैन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सुजुकी और IDMC लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। इस वैन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस वैन के जरिए सीधे पशुपालकों के घर से दूध खरीदा जाएगा और वहीं पर उसका ऑटोमेटिक टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए डेयरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाहन पर 300 लीटर का मिल्क कूलर लगाया गया है, जिसका संचालन व्हीकल के इंजन से होता है। इस वाहन पर एक डेटा प्रोसेसर आधारित दूध संग्रह इकाई भी लगी है, जो 100 वाट के सौर पैनल द्वारा संचालित है। दूध को इकट्ठा कर उसकी जांच की जाएगी। इस सिस्टम से दूध की जांच के बाद पशुपालकों को रसीद भी दी जाएगी और कूलिंग सिस्टम की वजह से दूध लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेगा। गांव में हमें हर डेयरी फार्मर जो है हमारे पशुपालक, उसको दूध देने के लिए सोसाइटी में जाना पड़ता है। उसको दूध को फिर वहीं से हम बल्क मिल्क में चिल करते हैं एक ही सोसाइटी में, और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए आप प्रोसेसिंग डेयरी में ले आते हैं। तो जो DCS का काम है, एक BMC जो लगाते हैं और जो फार्मर के घर से जो उसको दूध लाना पड़ता है, ऐसा एक हमने छोटा सा एक सिस्टम बनाया है जिससे फार्मर को DCS तक दूध लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पशुपालकों के लिए एक आसान दूध खरीद प्रणाली बन जाएगी। इस वैन का आकार छोटा होने की वजह से इसका पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंचना भी आसान होगा। I have never seen the world, so I think the only NDDB and the Suzuki could achieve this solution. And of course, this prototype we can develop the more. Then we would like to contribute this system in all over the India. And this is just the first point. We would like to develop the more solution between NDDB and the Suzuki. फिलहाल इस वैन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इसका उपयोग लद्दाख मिल्क फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी ये खास मिल्क कलेक्शन वैन नजर आने लगेंगी। आणंद से हेताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवा देते हैं 18 साल के मौलिक पटेल से, जिसने कैंसर की बीमारी के बावजूद हार नहीं मानी और इस जानलेवा बीमारी से जूझते हुए अपने दृढ़ संकल्प से नीट का टॉपर बना है। हौसला हो तो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को भी पार किया जा सकता है। ये साबित किया है मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाले 18 साल के मौलिक पटेल ने, जिन्होंने अपने मजबूत हौसलों से जिंदगी की रेस भी जीती और सपनों के करीब भी पहुंचे। मौलिक करीब 3 साल तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए भी नीट टॉपर बने हैं। उन्हें 720 में से 715 नंबर मिले हैं। मौलिक का ये सफर आसान नहीं था। महज 15 साल की उम्र में जब वो 11वीं में थे, उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने आ घेरा।
डॉक्टरों ने जब इसे कंफर्म किया तो माता पिता समझ नहीं पाए कि मौलिक जैसे होनहार बच्चे का भविष्य अब क्या मोड़ लेगा। लेकिन मौलिक को पता था कि उसे क्या करना है। उसका सपना है ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट बनने का, और इसके लिए उसे पहले नीट की परीक्षा पास करनी थी। सो उसने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की। ये करना तो मुझे अच्छा पसंद ही था, मतलब ड्रीम ही था मेरा डॉक्टर बनना। सो मैंने मतलब डिटरमाइंड था कि भले ही ट्रीटमेंट भी चल रही हो मेरी, फिर भी मैं मतलब पढ़ूंगा ही। और हॉस्पिटल बेड्स में भी बुक लेके जाता था। घर पे भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए कीमोथेरेपी के, हेयर लॉस हुआ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि इसको जितना इग्नोर कर सकता हूँ उतना इग्नोर करूँ और अपनी प्रिपरेशन जारी रखूँ, क्योंकि नीट तो क्लियर करने का सपना था ही और डिटरमाइंड था करने के लिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ने के लिए इंसान का दिमागी तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। ये हौसला मौलिक ने दिखाया। इलाज की चुनौतियों से जूझते हुए भी कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी इकलौती संतान के भविष्य को लेकर माँ बाप का विश्वास भले ही एक बार को डगमगाया, लेकिन मौलिक को खुद पर भरोसा है और उसके इसी भरोसे पर भरोसा करके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खर्च कर दी। माँ ने अपने गहने तक बेच डाले ताकि मौलिक अपने सपनों को जी पाए। मेरा और वाइफ का आत्मविश्वास डग गया था, पर उनके वजह से हमको बहुत हिम्मत मिलता था, क्योंकि वो ऐसी बीमारी में भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहा था। और उसका तो हमको पहले से मालूम था कि वो पढ़ने में बहुत होशियार है और उसका ड्रीम ही था कि डॉक्टर बनने का है। और ये बीच में ये बड़ी बीमारी आ गई तो उसका मॉरल तो टूटा ही नहीं, पर हम उनके वजह से हमारा मॉरल बरकरार है, ऐसा लग रहा है। मौलिक इस बात में यकीन रखता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने मानी भी नहीं, तभी तो वो हार से आगे बढ़कर जीत की कहानी लिख सका। और अब देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।